हैप्पी होली दोस्तों। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी दोस्तों इस फेस्टिवल का पूरी तरह से आनंद ले, एंजॉय करें और फेस्टिवल होने के बाद उतने ही लगन के साथ पढ़ाई को वापस शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है दोस्तों इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट के बारे में। इंडिया दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में से है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है वो दूसरे देशों से खरीदता है, दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं, एज अ इंडियन हम सभी को पता है कि रशिया जो है वो हमारा दोस्त है और भारत को जो रक्षा के उपकरण जो है, टेक्नोलॉजी जो है, जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और वेपन्स जो है वो दोस्तों हमें रशिया ही प्रोवाइड करता है। तो इंडिया जो है वो रशिया पे डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है। तो उसी में दोस्तों एक न्यूज़ आई है, वो ये कि भारत में रशिया से जो वेपन्स का इंपोर्ट होता था उसमें बहुत गिरावट आई है। और ये गिरावट दोस्तों जो पहले 72% इक्विपमेंट हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते थे, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 36% इक्विपमेंट जो है वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये भारत के लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। अब गुड न्यूज़ कब होगी? जब भारत का ओवरऑल डिफेंस इंपोर्ट कम हो जाएगा, यानी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है कि भारत अपने रक्षा के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी या वेपन लगते हैं उसका अगर डोमेस्टिकली इंडिया में ही प्रोडक्शन करे तो भाई ये बहुत अच्छी बात होगी। पर क्या इंडिया अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक आर्मी जो आर्म्स इंडस्ट्री है क्या उसे डेवलप कर पाया, या बस हम लोगों ने हथियारों को रशिया के अलावा या रशिया से कम कर दिया इंपोर्ट और बाकी देशों से इंपोर्ट बढ़ा लिया? इसी टॉपिक को आज समझना है और कमेंट सेक्शन में आप भी अपना ओपिनियन बताइएगा कि भारत जो सुपर पावर बनना चाहता है, क्या हमारा दूसरे देशों पे वेपन्स के लिए, डिफेंस की टेक्नोलॉजी के लिए, नए नए फाइटर जेट्स के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड होना क्या उचित होगा? कमेंट सेक्शन में दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग जिस न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो ये है दोस्तों कि भारत जो है ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है, आर्म्स इंपोर्टर। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन्स जो है पहले भारत खरीदता था, पर अभी दोस्तों इस साल भारत जो है उसकी पोजीशन हो गई है दोस्तों सेकंड। तो फिर भाई फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है दोस्तों यूक्रेन। अब यूक्रेन के फर्स्ट होने के पीछे का रीज़न आप समझ सकते हो कि भाई रशिया और यूक्रेन में तो वॉर शुरू है और यूक्रेन को बहुत सारे वेपन्स चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए और इसीलिए दोस्तों यूक्रेन जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है। और अगर पिछले कुछ 4 सालों के कंपैरिजन देखें तो यूक्रेन के आर्म्स इंपोर्ट में दोस्तों 100 टाइम्स 100 गुना बढ़त देखी गई है 2000 से लेकर 2024 के टाइम पर। इसके पीछे का रीज़न हम समझ सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन वॉर। तो दोस्तों दुनिया के अगर टॉप आर्म्स इंपोर्टर अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें यूक्रेन है, इंडिया है, कतार, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों इसमें एक चीज़ पर ध्यान रखना है, वो ये कि टॉप 10 इंपोर्टर्स में चाइना नहीं है और भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो और पाकिस्तान भी इसमें बहुत ज़्यादा 5th नंबर पे है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यूक्रेन को जो सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड डेटा समझते हैं। यूक्रेन को 2022 में दोस्तों अमेरिका सबसे ज़्यादा 34% वेपन देता था और वैसे ही जर्मनी 11%, पोलैंड जो है वो 16.9 यानी 17%। पर अभी 2024 में अकेला यूएस यूक्रेन को 45% वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ ही जर्मनी 12% और पोलैंड जो है वो 11%। तो ये ऐसे 3 देश है जो सबसे ज़्यादा आर्म्स जो है, वेपन्स जो है वो यूक्रेन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से यूक्रेन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन जो है ना ये ऐसी यूरोपियन कंट्री है जो टॉप 10 में आती है, यानी यूरोपियन देश जो है ये आर्म्स इंपोर्ट नहीं करते। तो इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही बहुत अच्छा है, इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी अच्छी है कि ये लोग स्टेट ऑफ आर्ट और मॉडर्न वेपन खुद ही डेवलप करते हैं। और यूरोपियन देश दोस्तों आर्म्स एक्सपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्रीज निकालोगे तो उसमें सारे यूरोपियन मिल जाएंगे, पर इंपोर्टिंग में यूरोपियंस तो नहीं है। पर दोस्तों अभी रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी आर्म्स इंपोर्ट कर रही है। उनके आर्म्स में इंपोर्ट जो है उसमें
155% की ग्रोथ देखी गई है। यूरोपियन कंट्रीज जो है अभी 155% से ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों वही अगर बात करें इंडिया की कि भाई इंडिया अभी सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गया है 2020 से लेके 24 तक के। पर इसमें ना एक अच्छी बात यह है कि इंडिया का ओवरऑल, ठीक है दोस्तों, सिर्फ रशिया से नहीं तो पूरी दुनिया से इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट जो है वो 9.3% से कम हुआ है। अब ये 9.3% से अगर हमारा आर्म इंपोर्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा या तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है या गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम कर दी है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस स्पेंडिंग को कम नहीं किया है, उल्टा वो तो हर साल बढ़ रही है। यानी 2024-25 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये $78 बिलियन इतना डिफेंस पे खर्चा करने वाली है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। अब हम लोग जो आर्म्स इंपोर्ट करते हैं तो उसमें दोस्तों कुछ देशों के शेयर देखते हैं। जैसे 2018 से लेके 2022 तक के इंडिया को सबसे ज़्यादा आर्म्स कौन एक्सपोर्ट करता था, तो वो था दोस्तों पहले नंबर पे रशिया, सेकंड नंबर पे है दोस्तों फ्रांस। हाँ दोस्तों ये पॉइंट याद रखना है कि हम सबसे ज़्यादा वेपन खरीदते हैं रशिया से, उसके बाद नंबर आता है फ्रांस, ठीक है, और तीसरा नंबर आता है दोस्तों इजराइल। अब रशिया की अगर बात करें तो 2010 से लेके 2014 के टाइम फ्रेम में हम लोग सबसे ज़्यादा यानी कितने, तो 72% वेपन्स जो है वो अकेले रशिया से खरीदते थे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस तीनों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनमें आपको रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन प्रोड्यूस वेपन और सिस्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। पर दोस्तों ग्रेजुअली भारत ने डिसाइड किया कि रशिया पे जो हमारा डिपेंडेंस है, किसी एक देश पे जो डिपेंडेंस है वो हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से खतरनाक हो सकता है। क्योंकि भाई रशिया और चाइना के रिलेशन भी अच्छे हैं और चाइना भी रशिया से ही वेपन खरीदता था। तो इसीलिए दोस्तों इंडिया ने अपना आर्म इंपोर्ट जो है उसे डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। तो रशिया से जहां पर हम लोग 2010 से लेके 14 में 72% आर्म्स इंपोर्ट करते थे, उसी को हमने रिड्यूस किया दोस्तों 2015 से 19 के बीच में 55%, 55%, और अभी दोस्तों ये हो चुका है 36%। तो अब हम लोग रशिया से सिर्फ 36% ही आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। बाकी के जो बचे आर्म्स है वो हम लोग फ्रांस है, इजराइल है, यूएसए है, इन बाकी देशों से खरीदते हैं। तो दोस्तों आपकी राय इस पर ज़रूर बताइएगा, आपको ये कैसा लगा कि भाई सच में इंडिया ने डाइवर्सिफाई करना चाहिए या रशिया पे डिपेंडेंस जो हमने कम किया क्या वो अच्छी बात है। तो दोस्तों अब इंडिया के टॉप आर्म्स इंपोर्ट जो है, रशिया टॉप आर्म्स जिन कंट्री से इंपोर्ट करता है उसमें पहले नंबर पर आज भी रशिया ही है और दूसरे नंबर पर है दोस्तों फ्रांस, दूसरे नंबर पर है फ्रांस। अब चाइना की बात करें तो दोस्तों एक टाइम ऐसा था जब चाइना भी टॉप 10 आर्म्स इंपोर्टर में आता था, पर आज की डेट में दोस्तों चाइना आर्म्स इंपोर्टिंग लिस्ट में नहीं है, बल्कि चाइना अभी टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टिंग देशों में है। और इंडिया चाइना के कंपैरिजन में दोस्तों 3 गुना ज़्यादा वेपन्स को इंपोर्ट करता है। तो भाई अगर हमें चाइना से कॉम्पीट करनी है तो दोस्तों हमें भी हमारा आर्म इंपोर्ट रिड्यूस करना होगा, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिफेंस का बढ़ाना होगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ ही हमें इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो दोस्तों आपको लास्ट ईयर की न्यूज़ याद आई कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है फिलीपींस को। इंडिया ने अपनी रॉकेट सिस्टम पिनाका को अर्मीनिया देश को एक्सपोर्ट किया है। तो ऐसी न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए ताकि इंडिया भी आर्म्स एक्सपोर्टर बने, ना कि आर्म्स इंपोर्टर। तो दोस्तों ये था चाइना का रिलेशन। अब पाकिस्तान के बारे में भी जान लीजिए कि भाई पाकिस्तान भी दोस्तों टॉप 5 आर्म्स इंपोर्टर कंट्रीज़ में से एक है और पाकिस्तान का आर्म्स इंपोर्ट जो है वो 61% से बढ़ा है, 61% से बढ़ा है पिछले 10 सालों में। और इसको पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आर्म्स कौन सी कंट्री बेचती होगी, तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आर्म्स बेचती है दोस्तों चाइना। कितना? 81%। यानी पाकिस्तानी आर्मी जो है उसमें 81% आर्म्स इंपोर्ट जितनी भी करती है उसमें 81% दोस्तों चाइना से आ रहा है, जो 74 था 2015-19 में। तो यहाँ पर पाकिस्तान का चाइना पर आर्म्स इंपोर्ट का डिपेंडेंस जो है वो बढ़ रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब ये बात तो हो गई इंपोर्टिंग कंट्रीज़ की, अब बात करते हैं भाई एक्सपोर्टिंग।
तो दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करता होगा? ऑब्वियसली वो देश है दोस्तों यूएसए, अमेरिका। पूरे दुनिया में जितने भी आर्म्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनमें से 43% जो है वो अकेले यूएसए बनाता है। अब सेकंड नंबर पे कौन होगा? तो दोस्तों सेकंड नंबर पे हमेशा रशिया रहता था, पर रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से रशिया का आर्म्स एक्सपोर्ट जो है वो घट गया। तो अभी दोस्तों दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर जो है वो है फ्रांस, 9.8%, और रशिया आ गया है दोस्तों तीसरे नंबर पर सबसे गौर फरमाने वाली बात जो है वो है दोस्तों चाइना। चाइना जो है फोर्थ लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर हो गया है, और चाइना ही तो सबसे ज़्यादा वेपन किसे बेच रहा है? पाकिस्तान को। अब दोस्तों फ्रांस के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है कि यूएसए ने उसका जो आर्म्स एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ा लिया 43%, और फ्रांस ने भी रशिया को ओवरटेक कर लिया और सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया। तो रशिया का जो आर्म्स एक्सपोर्ट था ना दोस्तों, उसमें 64% की गिरावट हुई है, और इसका रीज़न ऑब्वियस है, रशिया यूक्रेन वॉर है तो रशिया को ही बहुत ज़्यादा वेपन्स और सिस्टम्स की ज़रूरत है। तो रशिया अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन खुद ही कंज्यूम कर रहा है, खुद ही यूज़ कर रहा है, तो उसे एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बची है। पर दोस्तों दुनिया में ऐसे कोई देश है कितने? तो भाई 33 ऐसे देश हैं जो रशिया पे डिपेंड है आर्म्स के लिए। उनमें इंडिया तो ऑब्वियसली 36%, उसके बाद चाइना भी है दोस्तों, चाइना भी 17% आर्म्स जो है वो रशिया से ही खरीदता है, कजाकिस्तान है। इनके अलावा भी ऐसे 33 देश है जो आर्म्स इंपोर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ रशिया पे डिपेंड है। तो दोस्तों एक सिनेरियो देखो, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू है और इंडिया चाइना वॉर हो जाए। उस केस में इंडिया अगर आर्म्स के लिए 72% अकेले रशिया पे डिपेंडेंट रहता तो क्या हम लोग चाइना से वॉर लड़ पाते? क्योंकि रशिया तो खुद वेपन प्रोड्यूस करके खुद की डिमांड के लिए यूज़ करता, हमें थोड़ी ना देता। तो भाई 1962 चाइना वॉर वाला सिनेरियो रिपीट हो सकता है। इसलिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि किसी एक कंट्री पर ही आर्म्स के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना। तो आर्म्स जो है अब हम लोग मल्टीपल कंट्रीज से इंपोर्ट कराना चाहते हैं, इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। अब दोस्तों फ्रांस जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म प्रोवाइडर बन गया। अब फ्रांस भी है जो 65 कंट्रीज को वेपन जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और फ्रांस का एक्सपोर्ट जो है ना दोस्तों इस टाइम फ्रेम में बढ़ा है 187% से, यानी फ्रांस भी अच्छी ग्रो कर रहा है आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट में। अब कतार जो है ये भी फ्रेंच वेपन्स को खरीदता है, सेकंड लार्जेस्ट। तो फ्रांस सबसे ज़्यादा वेपन किस कंट्री को बेचता है? तो फ्रांस सबसे ज़्यादा वेपन बेचता है दोस्तों इंडिया को, और सेकंड कंट्री जो है वो है कतार। तो इंडिया जो है फ्रांस से अभी बहुत ज़्यादा वेपन इंपोर्ट कर रहा है। उसमें दोस्तों रफाल 36 फाइटर प्लेन हमने खरीदे थे, उसके बाद हमने स्कॉर्पियन सबमरीन मेजर इवेंट्स 6 डीजल क्लास वाली स्कॉर्पियन सबमरीन हमने खरीदी थी। उसके साथ नए मिशन है दोस्तों 26 रफाल एम जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना हमारा, उसके लिए हमें 26 रफाल एम फाइटर प्लेन की ज़रूरत है, और उसके साथ हम लोग और 3 एडिशनल सबमरीन खरीदने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे मेजर डील्स। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है जो फ्रांस हमें बेचता है। तो दोस्तों फ्रांस हमारी डिफेंस के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। तो दोस्तों यहाँ पर डाउट आता है, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में बताओगे, वो है कि भाई 78 बिलियन डॉलर्स इंडिया स्पेंड करता है दोस्तों डिफेंस पर। तो क्या इंडिया ने इंडियनाइजेशन पर काम नहीं करना चाहिए? क्या हमने खुद अपने फाइटर प्लेन नहीं बनाने चाहिए? क्या हमने खुद अपनी सबमरीन, क्या हमने खुद अपने टैंक्स, गन्स इनको मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों ये सारा सिनेरियो हमें इस बात पर गौर फरमाने के लिए मजबूर करता है कि भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मैंडेट था कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप करे, इंडिया में आर्म्स प्रोड्यूस करे, और इंडिया की जो भी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। इसमें दोस्तों कहीं तो भी DRDO जो है वो फेल हो रहा है। तो भाई DRDO को कैसे रिवैम्प करे और DRDO कैसे इंडिया को आत्मनिर्भर बनाए डिफेंस इक्विपमेंट में, इस बारे में दोस्तों हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये था दोस्तों इंडिया एज अ सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्री। हमें बनानी है दोस्तों इंडिया को आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्री, और उसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों आप
आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, इंडिजीनियस भारत ने खुद बनाया हुआ, इनमें से कौन सा ऐसा प्लेन है जो भारत ने खुद बनाया? पहला ऑप्शन है दोस्तों तेजस, दूसरा है रफाल, F-16, सुखोई MU-31। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जाने से पहले आप सभी को स्टडी IQ की तरफ से दोस्तों हैप्पी होली। और स्टडी IQ होली के इस अवसर पर, शुभ अवसर पर आपके लिए लेकर आया है दोस्तों सेल। स्टडी IQ का टैगलाइन भी आप पढ़ सकते हो, शाइन ब्राइटर देन एनी कलर। तो दोस्तों ब्राइट तो शाइन करना ही है, पर कलर कौन सा होगा? कलर होगा दोस्तों विक्ट्री का, कलर होगा सक्सेस का, कलर होगा PCS ऑफिसर का। तो दोस्तों अगर आप स्टेट PCS प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी स्टेट हो, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, इनमें से किसी भी स्टेट PCS की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है निश्चय 8 बैच। और निश्चय 8 बैच के इस अवसर पर दोस्तों आप सभी को मेरा कोड PSK लाइव यूज़ करना है। अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो होली फेस्टिवल में जो होली सेल आया है स्टडी IQ का, उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और हमारी जो निश्चय 8 बैच जो है, जहां हम आपकी पूरी बेसिक प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की प्रिपरेशन कराते हैं। लाइव क्लासेस होते हैं 1000+ आवर्स, क्रक्स होता है, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप भी होती है। तो दोस्तों इन सब का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 9999 में। इतने कम अमाउंट में दोस्तों ये बैच आपको अवेलेबल है। बस आपको कोड जो है वो याद रखना है, PSK लाइव। सो दोस्तों एंडिंग में हैप्पी होली, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।